आइए आज हम लोग स्टडी करेंगे नीट कांसाल पेपर फिजिक्स मैग्नेटिज्म एंड मैटर चैप्टर। तो 5 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए थे, अब छठा क्वेश्चन हम लोगों को करना है। तो देखिए कह रहा है मैग्नेटिक निडल सस्पेंडेड पैरेलल टू ए मैग्नेटिक फील्ड रिक्वायर्ड √3 जूल ऑफ वर्क to turn it through 60 degree. The torque needed to maintain the needle in this position will be। तो कह रहा है एक चुंबकीय सुई है जिसको चुंबकीय क्षेत्र से समांतर यानी पैरेलल में रखा गया है। सस्पेंडेड मतलब उसी दिशा में सेट कर दिया गया है एक तरह से। और अगर हम इस निडल को 60 डिग्री घुमाना चाहते हैं उस मैग्नेटिक फील्ड में जहाँ पर समांतर यानी पैरेलल रखी गई है, तो √3 जूल का कार्य करना पड़ता है। तो कह रहा है द टार्क नीडेड टू मेंटेन द निडल इन दिस पोजीशन विल बी। तो कितने टार्क यानी बलाघूर्ण की ज़रूरत होगी कि 60 डिग्री वाली पोजीशन में इस निडल को बनाए रखा जाए, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए जैसा हम पहले क्वेश्चन एक बार कर चुके हैं वर्क डन निकालते समय, तो वही चीज़ यहाँ पर भी हम लोग करेंगे कि पहले समांतर रखी गई है निडल, फिर 60 डिग्री पर घुमाया गया है। तो समांतर में कितना वर्क है और 60 डिग्री में कितना वर्क है। तो पहले हम W निकाल लेंगे कि ऊर्जा में जो अंतर है वही कार्य, उसी से कार्य होना है। तो पहले कार्य निकाल लेंगे, फिर उसके बाद हम लोग बलाघूर्ण यानी टार्क की आगे बात करेंगे। तो देखिए वर्क डन इन चेंजिंग द ओरिएंटेशन ऑफ मैग्नेटिक नीडल ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट m इन ए मैग्नेटिक फील्ड b फ्रॉम पोजीशन θ1 to θ2 इज गिवन बाय। तो पहले देखिए निडल समांतर क्रम में है, तो मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड इधर है और इधर कोई ये निडल है, तो बीच का एंगल हमारा थीटा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो θ1 हमारा 0 है। अब दोबारा में क्या है, निडल को 60 डिग्री के कोण पर रखा जा रहा है, तो θ2 हमारा कितना होगा, 60 डिग्री। तो अगर हम कार्य निकालें तो हमारा फार्मूला होता है W = mb cos θ1 - cos θ2। θ1 0 डिग्री है, θ2 60 डिग्री है, तो हमारा हो जाएगा mb cos 0 की वैल्यू 1 और cos 60 की वैल्यू ½ ये आ जाएगा mb/2। तो W हमारा आ गया mb/2। अब वर्क डन तो निकल आया, अब टार्क की बात करते हैं। तो द टार्क ऑन द निडल इज, तो टार्क τ = होता है m क्रॉस b, ये फार्मूला हमको पता है। अगर एक क्रॉस हटाएंगे तो sin θ आएगा, डॉट हटाने पे cos θ आता है और क्रॉस हटाने पे sin θ। जैसे W = mb है, m.b होता है, m.b, तो ये डॉट हटाते हैं तो cos θ आता है, तो mb cos θ होता है। यहाँ पर देखिए वर्क डन हमारा स्केलर क्वांटिटी है यानी अदिश राशि, टार्क हमारा सदिश राशि है, तो सदिश के वजह से यहाँ पर वेक्टर लगा हुआ है। तो अब ये τ = वेक्टर m क्रॉस b, अब क्रॉस हटाएंगे तो sin θ आ जाएगा, तो τ = mb sin θ = mb। अब थीटा हमारा 60 डिग्री है, तो यहाँ पर sin 60 रख दिया, sin 60 का मान होता है √3/2 और mb वैसे ही बना रहेगा। तो अब यहाँ पर टार्क τ = mb, ये देखिए दूसरा क्वेश्चन है, थोड़ा और ऊपर चलते हैं। हाँ, तो डिवाइडिंग सेकंड बाय 1, तो सेकंड वाले इक्वेशन से 1 इक्वेशन को डिवाइड करेंगे क्योंकि हमको जूल में निकालना है परिणाम। तो τ = W हो जाएगा, टाउ हमारा 1/√mb/√3 था और W हमारा mb था,
तो mv/2 था और टाउ हमारा mv√3/2 था। यहाँ पर देखिए mv√3/2 और w हमारा mv/2 है। तो जब w अपान टाउ करेंगे या टाउ अपान w करेंगे तो सॉल्व करने पर √3 आ जाएगा, यानी टाउ =√3 w =√3 और w की वैल्यू हमको पता है √3 जूल, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 3 जूल। तो कुल मिला करके 60 डिग्री की पोजीशन पे हमें बनाए रखने के लिए उस निडल को 3 जूल का जो है बल आघूर्ण लगाना पड़ेगा, यानी टार्क लगाना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए वर्क डन यहाँ पर √3 जूल दिया गया है। आइए अब हम लोग स्टडी करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। कह रहा है शार्ट बार मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट 0.4 जूल पर टेस्ला is placed in a uniform magnetic field of 0.16 Tesla. The magnet is in stable equilibrium when the potential energy is। तो देखिए हमको मैग्नेटिक मोमेंट दे दिया है, मैग्नेटिक फील्ड दे दिया है, मैग्नेटिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ है, और ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, एक समान। तो कह रहा है स्टेबल इक्विलिब्रियम में पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, ये हमको बताना है। तो देखिए जो जो पहले दिया है उसको हम लोग लिख लेंगे और फिर क्वेश्चन को करेंगे। तो देखिए मैग्नेटिक मोमेंट क्वेश्चन में दिया है m = 0.4 जूल पर टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड दे दी है b = 0.16 टेस्ला। अब देखिए कह रहा है मैंने बार मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट इज प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज। तो जब कोई बार मैग्नेट यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला हमारा होता है U = m.b। अब चूँकि पोटेंशियल एनर्जी हमारी स्केलर क्वांटिटी है और डॉट है तो डॉट प्रोडक्ट में cos थीटा आता है, तो ये -mb cos थीटा हो जाएगा। अब फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम की बात कर रहा है तो थीटा यहाँ पर 0 होगा। तो थीटा अगर हम 0 रखेंगे तो cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ पर U = -mb × 1 करेंगे तो 1 ही रहेगा। तो ये आ गया, m की वैल्यू दी है 0.4 जूल पर टेस्ला इंटू b की वैल्यू है 0.16, तो ये आ गया -0.064 जूल। ये चीज़ हमारी हो गई। तो इतना केवल हमें ध्यान देना है कि स्टेबल इक्विलिब्रियम में थीटा = 0 है। अगर इतनी बात हमको पता है तो कहीं समस्या नहीं आएगी। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। कह रहा है वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक मेरिडियन हैज ए स्मॉल बार मैग्नेट। कह रहा है एक वाइब्रेशनल या वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर है। जाहिर सी बात है मैग्नेटोमीटर का मतलब है कि वहाँ पर चुंबकीय जो स्थिति है उसको नापेगा, और ये मैग्नेटिक मेरिडियन यानी चुंबकीय आवर्तन में रखा गया है जो स्मॉल बार मैग्नेट, इसके साथ एक स्मॉल बार मैग्नेट है। द मैग्नेट एक्सिक्यूट्स ऑसिलेशन विद ए टाइम पीरियड ऑफ 2 सेकेंड इन अर्थ हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 24 माइक्रो टेस्ला। कह रहा है इसमें जो मैग्नेट है बार मैग्नेट, ये ऑसिलेट कर रहा है इधर उधर। तो देखिए 2 सेकंड का ऑसिलेशन है, और ये जो हमारी पृथ्वी है उसका जो क्षैतिज घटक है हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड है, उसकी यहाँ पर स्ट्रेंथ दी है 24 माइक्रो टेस्ला।
तो कह रहा है व्हेन ए हॉरिजॉन्टल फील्ड ऑफ 18 माइक्रो टेस्ला इज प्रोड्यूस्ड अपोजिट टू द अर्थ फील्ड बाय प्लेसिंग ए करंट कैरिंग वायर द न्यू टाइम पीरियड ऑफ मैग्नेट विल बी। तो कह रहा है जो 24 माइक्रो टेस्ला हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड अर्थ की है, उसके प्रभाव में जो बार मैग्नेट है वो ऑसिलेशन कर रहा है यानी दोलन कर रहा है, तो उसका टाइम पीरियड 2 सेकंड है। अगर इस 24 माइक्रो टेस्ला के विरोध में क्षैतिज यानी हॉरिजॉन्टल ही 18 माइक्रो टेस्ला की फील्ड उल्टी दिशा में लगा दी जाए अपोजिट, तो कह रहा है तब नया टाइम पीरियड क्या होगा बार मैग्नेट का, ये हमसे पूछा जा रहा है। अब यहाँ पर देखिए जो पुरानी वाली एनसीईआरटी है उसमें ये सब फार्मूले दिए गए हैं, जो नया हमने अभी चैप्टर पढ़ा तो उसमें ये सब फार्मूले नहीं दिए गए हैं। अब आ गया है क्वेश्चन तो हम बताए दे रहे हैं, अगर हो सकता है आगे आपके चैप्टर में आए। तो देखिए द टाइम पीरियड टी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ ए मैग्नेट गिवन बाई, तो जैसे हम लोग जो पेंडुलम होता था तो उसका टाइम पीरियड लिखते थे टी बराबर 2π√L/G। यहाँ पर जी हमारा गुरुत्वीय त्वरण होता था, एल हमारा धागे की लंबाई, ये पेंडुलम वाले धागे की लंबाई होती थी। उसी प्रकार से उसी तर्ज में यहाँ पर फार्मूला है टी बराबर 2π√I/mv, जहाँ पर आई हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए मैग्नेट अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन, जिस अक्ष पर घूम रहा है वो बार मैग्नेट उस अक्ष के मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पर आई है। एम हमारा मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द मैग्नेट है, मतलब चुंबकीय आघूर्ण है उस मैग्नेट का। बी हमारा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, ध्यान दीजिएगा, एक समान चुंबकीय क्षेत्र। अब यहाँ पर I एंड M रिमेन्स द सेम, जो I और M है ये उस बार मैग्नेट के लिए दोनों पोजीशन में सेम रहेगा, केवल ये B चेंज हो रही है, एक बार 24 है दूसरी बार उसमें 18 अपोजिट दिशा में। तो देखिए यहाँ पर I और M सेम है तो T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा 1/√P के, क्योंकि I M कांस्टेंट है तो इनका कोई मतलब नहीं, 2π हमारा कांस्टेंट है तो इनका कोई मतलब नहीं, तो ये T2/T1 = √B1/B2 हो जाएगा अकॉर्डिंग टू गिवन प्रॉब्लम। अब पृथ्वी का पहले क्षैतिज घटक 24 माइक्रो टेस्ला का है और इसके उल्टा दिशा में 18 लगा दिया गया, तो 24 में 18 घट जाएगा तो केवल 6 माइक्रो टेस्ला का प्रभाव बचेगा। तो B1 हमारा 24 है, B2 6 हो जाएगा। T1 हमारा 2 सेकंड है, T2 पूछा जा रहा है, तो सारी वैल्यू रखेंगे। T2 = T1 2 सेकंड है, √B1 24 माइक्रो टेस्ला अपान B2 6 माइक्रो टेस्ला, तो आ गया 4 सेकंड, 4 सेकंड हो गया। तो इस प्रकार से क्वेश्चन हम लोग करते हैं, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। कह रहा है 2 आइडेंटिकल बार मैग्नेट आर फिक्स्ड विद देयर सेंटर्स इन ए डिस्टेंस d अपार्ट। 2 बार मैग्नेट हैं, ये अपने सेंटर पर यहाँ पर फिक्स हैं और दोनों के बीच की दूरी d है, इनके सेंटर की स्मॉल d है। कह रहा है स्टेशनरी चार्ज q इज प्लेस्ड एट p इन बिटवीन द गैप ऑफ द 2 मैग्नेट एट ए डिस्टेंस d फ्रॉम द सेंटर o एज शोन इन द फिगर। तो इन दोनों बार मैग्नेट का ये सेंटर है वो इससे कैपिटल D दूरी पर जो है एक पॉइंट P है, यहाँ पर एक स्टेशनरी चार्ज यानी स्थिर अवस्था में कोई आवेश रख दिया गया। तो कह रहा है द फोर्स ऑन द चार्ज Q इज, तो ये P पॉइंट पर जो चार्ज रखा है उस पर कितना बल लगेगा ये हमको बताना है। तो देखिए यहाँ पर हमें सबसे पहले ये बात समझना है कि हम मैग्नेटिक फील्ड में केवल मूविंग चार्ज की बात करते हैं, स्टेशनरी चार्ज की बात नहीं करते।
तो अगर कोई चार्ज स्थिर है तो वहाँ पर फोर्स की बात नहीं होगी मैग्नेटिक फील्ड में। तो चूंकि दो बार मैग्नेट में जहाँ पर भी चार्ज रखा गया है वो चार्ज स्टेशनरी है यानी स्थिर है, इसलिए उस पर कोई बल नहीं लगेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बार मैग्नेटिक जेट्स फोर्स ऑन मूविंग चार्ज ओनली। जो मैग्नेटिक फील्ड होती है किसी बार मैग्नेट के कारण वो केवल मूविंग चार्ज पर फोर्स लगाती है, गतिमान आवेश पर बल लगता है। सिंस द चार्ज इज एट रेस्ट, यद्यपि यहाँ पर जो चार्ज है वो स्थिर है तो नो फोर्स एक्ट ऑन इट, इसलिए इस पर कोई बल नहीं लगेगा। तो ए विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। कह रहा है क्लोजली वाउंड सोलिनॉइड ऑफ 2000 टन एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1.5 इंटू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर कैरीज ए करंट ऑफ 2 एम्पियर। कह रहा है क्लोजली वाउंड सोलिनॉइड है जिसमें 2000 टन है और उसका क्षेत्रफल 1.5 × 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर है। उसमें 2 एम्पियर की करंट प्रवाहित हो रही है। कह रहा है इट इज सस्पेंडेड थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ। इसको इस प्रकार से टांगा गया है कि इसका सेंटर इसकी लंबाई के परपेंडिकुलर है, यानी इस तरह से जैसे ये सोलिनॉइड है तो इस तरह टांगा गया है कि इसकी लंबाई के परपेंडिकुलर है, यानी 90 डिग्री है इसका पॉइंट, जिस तरह से सस्पेंड किया गया। कह रहा है अलाउिंग इट टू टर्न इन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, और घूमने के लिए स्वतंत्र कर दिया गया एक क्षैतिज एक समान चुंबकीय क्षेत्र में जिसकी वैल्यू है 5 × 10⁻² टेस्ला, मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द एक्सिस ऑफ द सोलिनॉइड। द टार्क ऑन द सोलिनॉइड विल बी। अब ये क्षैतिज एक समान चुंबकीय क्षेत्र से अगर 30 डिग्री के एंगल पर इस सोलिनॉइड को ले जाना है तो कितने टार्क की ज़रूरत होगी ये हमको बताना है। तो यहाँ पर देखिए सीधा हम लोग फार्मूला लगाएंगे टार्क टाउ = mv sin थीटा। अब यहाँ पर यम हमको नहीं पता तो यम का फार्मूला होता है m = NIA, बहुत दिन से पढ़ते आ रहे हैं, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द लूप। अब यम 2000 फेरे हैं, 2 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है, क्षेत्रफल 1.5 × 10⁻⁴ दिया गया है। तो एक कैपिटल एम की वैल्यू आ गई 0.6 जूल पर टेस्ला। अब टार्क होता है टाउ = mv। अब 30 डिग्री कोण पे करना है तो sin 30 हो जाएगा। तो यम हमको दिया है यम निकाल लिया है 0.6 × b 5 × 10⁻² टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र लगाया गया है जो क्षैतिज है और यूनिफॉर्म है, क्वेश्चन में दिया है, और sin 30 की वैल्यू हाफ होती है तो ये आ गया 1.5 × 10⁻² न्यूटन मीटर। तो सी वाला विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है बार मैग्नेट हैव मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ 2 × 10⁴ जूल पर टेस्ला। अब देखिए एक एक क्वेश्चन जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे तो बड़ा आसानी महसूस होती चली जाएगी आप लोगों को। शुरुआत में थोड़ा गड़बड़ रहेगा क्योंकि उसी तरह के क्वेश्चन जब बार बार आएंगे तो प्रैक्टिस होती चली जाएगी। तो कह रहा है एक बार मैग्नेट है, उसके लिए मैग्नेटिक मोमेंट यानी कैपिटल एम दिया है 2 × 10⁴ जूल पर टेस्ला इज फ्री टू रोटेट इन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन। एक क्षैतिज सतह पर क्षैतिज समतल पर घूमने के लिए स्वतंत्र है। घूमने के लिए मतलब ऐसे चक्कर लगाने के लिए। कह रहा है हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड B = 6 × 10⁻⁴ टेस्ला एग्जिस्ट इन द प्लेन स्पेस, और उस खाली स्थान पर जहाँ घूमने के लिए स्वतंत्र है क्षैतिज सतह पर
वहाँ क्षैतिज चुंबकीय क्षेत्र 6 × 10⁻⁴ टेस्ला है। कह रहा है द वर्क डन इन टेकिंग द मैग्नेट स्लोली फ्रॉम ए डायरेक्शन पैरेलल टू द फील्ड टू ए डायरेक्शन 60 डिग्री फ्रॉम द फील्ड। तो कह रहा है कितना वर्क डन करना पड़ेगा अगर समांतर से 60 डिग्री के कोण पर हम इस बार मैग्नेट को घुमाना चाहते हैं। तो सीधी सी बात है कि फार्मूला अगर हमको याद है तो सीधा सीधा फार्मूला लगाना। तो यहाँ पर दे दिया है m = 2 × 10⁴ जूल पर टेस्ला। क्षैतिज चुंबकीय क्षेत्र दिया है 6 × 10⁻⁴ टेस्ला। पहले समांतर में है तो θ1 0 होगा, फिर 60 डिग्री कोण पे घुमाया जा रहा है तो θ2 60 होगा। W = mb cos θ1 - cos θ2 फार्मूला होता है। तो mb cos 0 की वैल्यू 1 होती है, माइनस cos 60 की वैल्यू हाफ होती है। तो ये आ गया W = m की वैल्यू रखा 2 × 10⁴ इंटू b की वैल्यू रखा 6 × 10⁻⁴ ब्रैकेट में 1 माइनस cos 60 की वैल्यू हाफ। तो ये सॉल्व करने पे आ गया 6 जूल। तो यही हमारा आंसर होगा। अब देखिए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है बार मैग्नेट इज ऑसिलेटिंग इन द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड विद ए पीरियड ऑफ t। तो एक दंड चुंबक है और वो दोलन कर रहा है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में, और इसका टाइम पीरियड जो है दोलन करने का वो t है। कह रहा है व्हाट हैपन्स टू इट्स पीरियड एंड मोशन इफ इट्स मास इज क्वाड्रपल्ड। तो कह रहा है इसके ऑसिलेशन के टाइम पीरियड पर क्या प्रभाव पड़ेगा अगर इसके द्रव्यमान को चौथाई कर दिया जाए। क्वाड्रपल्ड का मतलब चौथाई कर दिया जाए, चौथाई नहीं सॉरी 4 गुना कर दिया जाए, 4 गुना, यानी जैसे पहले m हो तो फिर 4m कर दिया जाए, इस तरह 4 गुना कर दिया जाए। क्वाड्रपल्ड मतलब 4 गुना, जैसे ट्रिपल्ड डबल्ड वैसे क्वाड्रपल्ड मतलब 4 गुना, ना कि चौथाई। तो देखते हैं इसको। तो देखिए यहाँ पर इनिशियल मास ऑफ मैग्नेट क्या है, m1 = m है, और फाइनल क्या है m2 = 4m, 4 गुना कर दिए गए। अब टाइम पीरियड का फार्मूला ऊपर आया था तो फिर पढ़ लिए, t = 2π√I/mv। I और m जो है यहाँ पर फिर से ध्यान देंगे कि जो I होता है, जैसे I = mr² हम लोग पढ़ते थे, तो वैसे I = mk² होता है, जहाँ पर k हमारा रेडियस ऑफ गायरेशन है, ऑफ गायरेशन है। पीछे जो हम चैप्टर पढ़ रहे थे मैकेनिज्म, तो वहाँ पर ये सब चीज़ें आई थी, आपको ध्यान होगा। तो यहाँ पर I की जगह I की जगह mk² हो गया और m भी वैसे ही है। तब यहाँ पर क्या हुआ कि k² रेडियस ऑफ गायरेशन m, और यहाँ पर बार मैग्नेट है तो चुंबकीय क्षेत्र भी उसमें चेंज नहीं हो रहा, तो b ये सब कांस्टेंट हो गए। तो t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो गया √m के। तो यहाँ पर क्या हुआ, जो ये m है ये हमारा मास है, तो देयरफॉर T1/T2 = √m1/√m2 हो गया, यानी √m1/m/√4m। तो 1 का 1 ही रहेगा, 4 का 2 हो जाएगा, तो T2 हो गया 2T1 यानी 2T। तो कहने का मतलब पहले से जो आवर्तकाल है वो 2 गुना हो जाएगा। तो 12 का बी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। कह रहा है 2 बार मैग्नेट हैविंग सेम जियोमेट्री। 2 दंड चुंबक हैं जिनकी जियोमेट्री जो है एक ही जैसी है, यानी त्रिविम संरचना। विद मैग्नेटिक मोमेंट m and 2m, लेकिन एक का मैग्नेटिक मोमेंट यानी चुंबकीय आघूर्ण m है तो दूसरे का 2m है। आर फर्स्टली प्लेस्ड इन सच अ वे
दैट दियर सिमिलर पोल्स आर इन सेम साइड। कह रहा है यार फर्स्टली प्लेस्ड इन सच ए वे, पहले इनको इस प्रकार से रखा गया है कि दैट दियर सिमिलर पोल आर इन द सेम साइड, इनके जो जैसे नॉर्थ नॉर्थ और साउथ साउथ सेम साइड है। देन इट्स टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इज T1, तो उस समय इसका टाइम पीरियड क्या है, दोलन का T1 है। नाउ द पोलरिटी ऑफ वन ऑफ द मैग्नेट इज रिवर्स, देन टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इज T2। देन T1 और T2 में क्या समानता है या क्या अनुपात है। तो पहले दोनों के पोल एक तरफ किए गए, तब टाइम पीरियड T1 है ऑसिलेशन का, फिर एक पोल को रिवर्स कर दिया गया, तब टाइम पीरियड T2 है। तो दोनों में क्या स्थिति है, दोनों में क्या तुलना है, हमको बताना। तो देखिए यहाँ पर दोनों फिगर बनाए गए हैं। पहले सेम साउथ पोल और नॉर्थ पोल एक ही तरफ है, फिर नॉर्थ पोल साउथ की तरफ कर दिया गया, साउथ वाला नॉर्थ की। इसमें एक को हम अगर रिवर्स कर देंगे तो ये कंडीशन हमारी बन जाएगी। अब इसको देखते हैं। तो पहली स्थिति में क्या है, सारे पोल एक ही तरफ हैं, तो पहली स्थिति में m = m1 + m2 हो जाएगा और I = I1 + I2 हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब दूसरी कंडीशन में क्या है कि पोल बदल दिए गए हैं, तो m = m1 - m2 हो जाएगा। एक बदल गया तो इसमें प्लस और ब्रैकेट में माइनस लिखेंगे तो कुल मिला के माइनस आएगा, क्योंकि मैग्नेटिक मोमेंट जो है हमारा ये वेक्टर क्वांटिटी है। लेकिन ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ये सेम ही रहेगा दोनों कंडीशन में। तो कुल मिला के हमें बस इतनी बात समझना है कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो सेम साइड रखे जाए या अपोजिट साइड रखे जाए, हमेशा जुड़ेगा ही। जबकि मैग्नेटिक मोमेंट अगर सेम साइड है तो जुड़ेगा, अपोजिट कर दिए जाए पोल तो घट जाएगा, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी। अब यहाँ पर सिमिलर पोल आर प्लेस्ड एट द सेम साइड, तो सम पोजीशन होगी, और अपोजिट पोल आर प्लेस्ड ऑन द सेम पोजीशन तो डिफरेंस पोजीशन हो जाएगी। तो I1 and I2 आर द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द मैग्नेट एंड M1 and M2 आर द मोमेंट ऑफ द मैग्नेट। तो I1 I2 हमारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया है और M1 M2 हमारा मैग्नेटिक मोमेंट है। तो M1 हमारा M है, M2 हमारा 2M है, I1 और I2 ये इक्वल हैं, वो है I फॉर सेम जियोमेट्री, क्योंकि जियोमेट्री सेम है। तो जियोमेट्री सेम होने का मतलब उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम है, लेकिन मैग्नेटिक मोमेंट अलग हो सकता है। वो हमको क्वेश्चन में दिया है कि पहले मैग्नेट का M है तो दूसरे का 2M है। अब फिर वही टाइम पीरियड वाला फार्मूला लगाएंगे, तो T = 2π√I/mh। तो यहाँ पर क्या है, T की जगह T1 होगा, 2π√I की जगह I1 + I2 हो जाएगा। अपन पहली पोजीशन में क्या है, एक ही तरफ दोनों पोल हैं, तो M1 + M2H हो जाएगा, यानी 2π√। अब I1 I2 बराबर है, क्योंकि जियोमेट्री सेम है दोनों की, तो जियोमेट्री सेम है तो I सेम होगा, इस बात को ध्यान देना। तो ये 2I हो गया अपान M + 2M हो गया, क्योंकि एक का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, मैग्नेटिक मोमेंट M है, तो दूसरे का 2M यहाँ पे रखा। अब दूसरे में स्थिति में क्या होगा, T2 = 2π√, ये तो जोड़ेगा ही, नीचे वाला घटेगा, मैग्नेटिक मोमेंट 2π√2I/2M - mh। तो आ गया T1/T2 = √M/3M, ये ऊपर चला जाएगा ये वाला, तो ये आ गया, ये चीज कट जाएगा, तो आ गया 1/√3। ये 1 से कम आएगा, क्योंकि √3 का भाग हो रहा है, तो 1 से कम आएगा। जब किसी चीज़ में भाग दिया जाता है तो उसकी वैल्यू उतने से कम होती है, तो जाहिर सी बात है 1 से कम होगा। तो जब T2 इधर आएगा तो T2 हमारा T1 से कम होगा, तो ये स्थिति बनेगी जाकर के। कुल मिलाकर के 13 का ये विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
कह रहा है बार मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर एम इज प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन वेक्टर बी, द टार्क एग्जर्टेड ऑन इट। टार्क की बात हो रही है तो टार्क इक्वल टू वेक्टर एम क्रॉस बी होता है, या इसको उल्टा करेंगे तो माइनस साइन लग जाएगा, वेक्टर बी क्रॉस एम। तो ए भी सही है, बी भी सही, डी भी सही, क्योंकि इसको उल्टा करेंगे तो वेक्टर क्वांटिटी है, माइनस साइन आएगा। तो दोनों ए भी सही है, ए भी सही है, 14 का ए और डी। अब 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है बार मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट एम इज कट इनटू टू पार्ट ऑफ इक्वल लेंथ, द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ईच पार्ट विल बी। तो कह रहा है दो दंड चुंबक हैं, प्रत्येक का मैग्नेटिक मोमेंट एम है, उसको दो भाग में काट दिए गए हैं और लेंथ उनकी इक्वल है। तो कह रहा है द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ईच पार्ट विल बी, तो उनमें प्रत्येक भाग का चुंबकीय आघूर्ण कितना होगा, ये हमको बताना। तो देखिए पीछे भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि कैपिटल एम इक्वल टू स्मॉल एम इंटू एल, पीछे आया है कुछ। तो ये पोल स्ट्रेंथ है और ये लेंथ है। तो मैग्नेटिक मोमेंट इक्वल टू पोल स्ट्रेंथ इंटू लेंथ होती है। तो लेंथ में तो कोई चेंज हो नहीं रहा, तो एम डैश इक्वल टू हमारा हो जाएगा m/2 यानी 0.5 m, क्योंकि पोल स्ट्रेंथ तो आधी होगी, लेंथ तो वही है। तो पोल स्ट्रेंथ चूँकि आधी हो गई इसलिए एम डैश हमारा m का आधा हो जाएगा। तो 15 का डी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो 15 का डी विकल्प 0.5 m हमारा आंसर हो जाएगा।